नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हम इंडिया के लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे दिल्ली के लोगों की, बात करेंगे महाराष्ट्र के लोगों की, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी। हम इंडिया के लोग में आपको दिखाएंगे काशी के घाटों पर नया घमासान क्यों शुरू हो गया, पंजाब में क्यों खालिस्तान वाली साजिश पर सवाल उठने लगे। हम इंडिया के लोग में ऐसी हर खबर जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे आपके हक और हुकूक से जुड़ी है। तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ और आम लोगों के नजरिए से देखिए आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम इंडिया के लोग की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली बिल के नाम पर लुभाया जा रहा। चुनाव से पहले योगी सरकार किसानों को लुभाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लाखों किसानों का बिजली का आधा बिल माफ करने का फैसला लिया। अखिलेश यादव भी बिजली पानी का बिल माफ करने के वादे वाला सियासी दांव पहले ही चल चुके हैं। बिजली के बिल वाली सियासत के करंट से किसको लगेगा झटका, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनका बिजली बिल आधा माफ कर दिया है। यानी प्रदेश के किसानों को निजी नलकूपों पर आने वाली बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी छूट दी गई। अभी तक इस कनेक्शन पर 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर का फिक्स चार्ज लिया जाता है। अब ये दर घटकर 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर हो जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले कनेक्शन पर किसानों को 6 रुपए के बजाय 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली खर्च देना होगा। इस कनेक्शन पर भी फिक्स चार्ज घटा है। अब ये 130 से घटकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर हो गया है। योगी सरकार की इस घोषणा के बाद बीजेपी और जोश में आ गई है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी का मुद्दा है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए और दोगुना को करने के ही दिशा में एक कदम है। अब उनको बिजली भी आदि दे रहे हैं, अभी आगे हम और भी तमाम सुविधाएं भविष्य में भी देने जा रहे हैं। आज खाद हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, सिंचाई के साधन हम मुहैया करा रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार के उपकरण, आज कृषि के उपकरण देने का काम गाँव-गाँव की समितियों को बीजेपी कर रही है। और यही चिंता है विपक्ष की कि बीजेपी किसानों के लिए भी काम कर रही, व्यापारी के लिए भी काम कर रही, छात्र के लिए भी काम कर रही, शिक्षक के लिए भी काम कर रही। यही आज विडंबना है विपक्ष की। किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों ने सस्ती बिजली की मांग की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे लपक लिया और यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुफ्त और सस्ती बिजली को लेकर घोषणाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव के सस्ती बिजली के ऐलान के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ चुनाव की वजह से यूपी में बिजली सस्ती की गई। उत्तर प्रदेश की बिजली पूरे देश में सबसे महंगी रही। इतनी महंगी बिजली पूरे देश में और कहीं नहीं थी। अब जब चुनाव आ गए हैं
तब योगी जी बिजली माफ कर रहे हैं, तो ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अब जब चुनाव हैं तो ऐसे तमाम तरीके के वादे उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कार्यकाल बीता है उसमें जिस तरीके से महंगाई की मार, चाहे वो किसानों की बात हो या आम जनता के ऊपर पड़ी है, उसको जनता और किसान भूलने वाले नहीं हैं। किसानों के ऊपर पहले गाड़ियां चढ़ाई जाती रहीं, महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगे ट्रैक्टर के उपकरण, महंगे कीटनाशक, महंगे कृषि उपकरण। ये पहली सरकार है जिसने कृषि से जुड़े हुए मामलों में और कृषि से जुड़े हुए उपकरणों पर जीएसटी लगाकर इस देश के किसानों का अपमान किया है। तो ना किसान इसको भूलने वाला है, ना जनता इसको भूलने वाली है। देखिए, योगी जी की सरकार 5 साल किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों के साथ खड़ी रही, 5 साल महंगी बिजली देने वालों के साथ खड़ी रही, 5 साल किसानों की जमीनों पे कब्जा करने वालों के साथ खड़ी रही, 5 साल जानवरों जो खेतों को चर जा रहे थे उनके साथ खड़ी रही। हम समझते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस ऐलान के बाद कि किसानों को सस्ती बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, इसके बाद झांसा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को ठगने के लिए जो बयान दिया है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का किसान अब भारतीय जनता पार्टी के इस झांसे में आने वाला नहीं है। श्रेय लेने और छीनने का तो सियासत में पुराना ट्रेंड है, लेकिन सस्ती और फ्री सामान देने के बदले राजनेता जनता के वोट के रूप में कीमत वसूलते हैं। अब इस खेल में जो जीत गया वो सिकंदर, नहीं तो हारने पर 5 साल के लिए विपक्ष की आवाज बनने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बात ब्राह्मण वोटर की। ब्राह्मण वोटर को लुभाने में जुट गए हैं सियासी दल। राजनीतिक पार्टियों को अचानक भगवान परशुराम की याद आने लगी है। ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने परशुराम भगवान के मंदिर का अनावरण किया, अपनी हाजिरी लगाई। अब बीजेपी की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर रही हैं। ब्राह्मण वोटर आखिर किधर जाएंगे, कभी राम तो कभी परशुराम। यही है यूपी की सियासत का नया तामझाम। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों तू डाल डाल और मैं पात पात का सियासी खेल चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने के लिए बिसात बिछानी तेज कर दी है। प्रदेश के ब्राह्मण वोट पर भी सभी दलों की पैनी नजर है। इसी कड़ी में अब भगवान परशुराम की राजनीति तेज हो गई है। लखनऊ के स्वसो वीर मंदिर में भगवान परशुराम की 11 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। 6 फीट ऊंची प्रतिमा को 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बनवाई। प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने शिरकत की। हालांकि इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी ने साफ किया कि इस प्रतिमा के अनावरण में कोई सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का हमेशा से ही बीजेपी पर आशीर्वाद रहा है। लखनऊ में एक भी परशुराम भगवान की प्रतिमा नहीं थी, तो इसलिए इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और मेरे पुत्र मयंक जोशी जी ने लोगों की मांग पर इसको स्थापित किया है। तो हम बड़े प्रसन्न हैं। 16% ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में मांग थी, इसलिए उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए इसको लगाया गया। मैम, अभी अखिलेश यादव जी ने भी एक मूर्ति लगाई उनके किसी सेवक और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी नक्शे कदम पर चल रही है कि जैसे जब अखिलेश ने लगाई तो बीजेपी वालों ने भी लगाई है। अखिलेश जी का कहना। देखिए, हम तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे हमारा अयोध्या का मंदिर हो, रामलला मंदिर, या बौद्ध सर्किट हो, या हमारा चित्रकूट का हो, या मथुरा का हो। हर तरफ प्राधिकरण बना के हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नवीन जन जागरण है अपनी सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर की ओर।
इससे बाकी पार्टियां भी सक्रिय हो रही हैं। ऐसा यूपी के ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने के लिए दूसरे दल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज में भगवान परशुराम के मंदिर और उनके फरसे का अनावरण किया था। इस दौरान अखिलेश यादव एक हाथ में परशुराम का फरसा लिए दिखे तो दूसरी हाथ में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। अब इस सियासी चक्र का चक्कर देखिए। ओबीसी की राजनीति करने वाले समाजवादी अब ब्राह्मणवाद का सियासी दांव खेलने लगे हैं। दरअसल यूपी की सियासी फिजाओं में ये खबर है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है। इस समाज का वोट पलट भी सकता है। ऐसे में इस वोट बैंक को साधने के लिए सभी प्रमुख दल लग गए हैं। इस समय सभी दलों को ब्राह्मणों की याद आ रही है। नहीं, हमारे साथ तो ब्राह्मण हैं। याद वो करें जिन्होंने उनको इग्नोर किया। हमारे साथ तो वो हैं क्योंकि उन्हीं की भावनाओं पर रखे, चाहे वो सर्व समाज का उन्नति हो, चाहे वो धार्मिक जागरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक जागरण हो, वो सारा काम हम ही ने किया है। अच्छा, भले ही ये कहा जा रहा हो कि इस मूर्ति के राजनीतिक कोई कारण ना निकाले गए, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि जब से चुनाव आने वाला है 2022 का, तब से तमाम राजनीतिक संगठन ब्राह्मणों को लेकर अपने अपने सम्मेलन कर रही हैं, उन्हें अपने अपने तरह से खुश करने की कोशिश कर रही हैं और आज का ये मूर्ति लगाने का ये कार्यक्रम इसी को लेकर जोड़ा जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने खासम खास सतीश मिश्रा को इस काम में पहले ही लगा रखा है, तो बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए मैदान में खुद अखिलेश यादव कूद पड़े हैं। अब इस डाल डाल और पात पात के खेल में देखना है कि सियासत के पेड़ पर सबसे ऊपर कौन पहुंचता है। फिलहाल चुनाव और उसके नतीजों का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। काशी में गंगा के घाटों को बांटने की कोशिश हो रही, गंगा की धारा पर दावा किया जा रहा, काशी की विरासत को बांटने का एजेंडा चलाया जा रहा। हम इंडिया के लोग काशी के घाटों पर नए घमासान को समझने की कोशिश कर रहे। काशी में कुछ नए पोस्टर लगे, कुछ हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं के लिए गंगा घाटों पर प्रतिबंध की आवाज उठाई है। गैर हिंदुओं को धमकाया जा रहा, गंगा घाट पर आओगे तो अंजाम भुगतना होगा। मैं कुछ दिन पहले खुद काशी में थी, इन्हीं घाटों के अलग रंग देखकर लौटी हूँ। पोस्टर वाला विवाद इस रंग में भंग डालने वाला है। गंगा के घाट, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन, बोल बम की गूंज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यही तो है काशी, यही तो है इस धार्मिक नगरी की पहचान। काशी एक शहर ही नहीं, जीवंत संस्कृति है। वो शहर जो जीने की कला सिखाता है, वो शहर जो जीवन के बाद का द्वार कहा जाता है। लेकिन उसी काशी को आज धर्म के रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर उसके घाटों को बांटा जा रहा है। उस मां गंगा के घाटों पर दावा ठोका जा रहा है जिसने अपने बच्चों में कभी भेद नहीं किया। दरअसल काशी के विभिन्न घाटों, पंचगंगा घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट पर कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए जो किसी भी काशीवासी को शायद ही पसंद आए। कुछ धार्मिक संगठनों की ओर से लगाए गए पोस्टरों में गैर हिंदुओं के लिए गंगा घाटों पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। पोस्टर में क्या लिखा है वो बताते हैं। काशी में गंगा घाटों पर लगाए गए पोस्टरों में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्रवेश प्रतिबंधित गैर हिंदू। उसके नीचे लिखा गया है मां गंगा काशी के घाट, वो मंदिर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। जिनकी आस्था सनातन धर्म में है उनका स्वागत है, अन्यथा ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट नहीं। पोस्टर के नीचे
साफ साफ लिखा है, ये निवेदन नहीं, चेतावनी है। काशी में गंगा की घाटों पर लगाए गए पोस्टरों के मामले पर पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पोस्टरों को घाटों से हटाया जा रहा है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाने को सनातन धर्म की रक्षा से जोड़ दिया है। बीएचपी का कहना है कि मंदिर और गंगा घाट सनातन धर्म के लोगों की आस्था है, श्रद्धा का स्थान है। यहाँ अन्य धर्मों के लोगों का क्या काम? नहीं, ये घाट सभी का नहीं है। ये हिंदू संस्कृति की मूल धरोहर है। ये हिंदुओं का घाट है, ये सनातन धर्म का घाट है। इसमें गैर इस्लामियों, क्रिश्चियनों का, अन्य किसी का कोई भी जगह नहीं है। ये हिंदुओं की संपत्ति है। हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं, जिनका श्रद्धा हो सनातन धर्म में, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी ये किसी की संपत्ति नहीं, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वहीं बजरंग दल काशी महानगर संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र का कहना है कि अगर मंदिर या गंगा घाट किनारे कोई गैर हिंदू घुसता है तो उसे मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। महोदय माफ करिएगा, ये पोस्टर नहीं, चेतावनी है। उन लोगों के लिए चेतावनी है जो हमारी अविरल माँ गंगा को पिकनिक स्पॉट का समझते हैं। इनको वो चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ से वो दूर रहें। अगर वो दूर नहीं रहते हैं तो बजरंग दल उन्हें दूर कर देगा। वाराणसी के घाटों पर, मंदिरों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने इसे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की ओर से चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश बता दिया। जितनी भी उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, अगर इन होर्डिंगों के लगाने से कम हो रही हो तो होर्डिंगें सिर्फ बनारस के घाट पे क्यों, पूरे प्रदेश में लगवा दो। लेकिन अगर बीजेपी को लोग ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे 2022 का चुनाव जीत लेंगे, तो जनता आपसे सवाल पूछती है कि आपको डबल इंजन की सरकार में कन्वर्ट किया तो उसको क्या मिला। बहरहाल ये मामला पहला नहीं है जब काशी में बजरंग दल हिंदू परिषद की ओर से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके पहले 25 दिसंबर को चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पाठ किया गया था। 1 जनवरी को वाराणसी के मॉल और रेस्टोरेंट के बाहर वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी पार्टियों को न करने की चेतावनी दी गई थी। और अब इस तरह के पोस्टर गंगा घाटों पर लगाए गए हैं। चुनाव से एन पहले इस तरह की बार बार हो रही वारदातें धार्मिक संगठनों की ओर से कुछ और नहीं, प्रदेश को धार्मिक सियासत में ढकेलने की साफ साफ कोशिश मालूम पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन बांटा। इस दौरान सीएम ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो भी आज इस नए यूपी के नई अयोध्या को देखने के लिए अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। आज सभी अयोध्या आ रहे और रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहाँ के युवाओं के खिलाफ, यहाँ के संतों के खिलाफ, यहाँ के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं।
उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत है। सांसद ने कहा यदि वहां पर कोई भी घटना घटती है तो सारा देश आग के हवाले होता। साक्षी महाराज ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले की गहनता से जांच कराने का अनुरोध किया। खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले आते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। इसलिए मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर बिहार के लोगों की, बिहार की राजनीति की। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी अब जेडीयू को अपने पाले में खींचने में जुट गई है। आरजेडी का कहना है अगर बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध करती है तो वो जेडीयू के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। खबरों की माने तो मकर संक्रांति के बाद जाति की जंग में नया खेला हो सकता है। बिहार में सर्दी का सितम है। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने कहा, सत्ताधारी जेडीयू को जातिगत जनगणना पर साथ आने का न्योता देता हूं। वहीं उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने की बात कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा में 75 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के इस बयान में कितना दम है, इस पर बहस शुरू हो गई है। जगदानंद सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी सब कुछ भूलकर एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के उन मंत्रियों को हटा दे जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात नहीं मान रहे। इसके बाद संकट आता है तो सब कुछ भूलकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी और महागठबंधन साथ देने को तैयार है। जनगणना, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, और देखिए पूरा आज भारत और पूरा राज्य आज एक रोग से परेशान है। सार्वजनिक मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर हम अपने को विपक्ष और सरकार को अपना दुश्मन नहीं मानते। वहां पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए तैयार हैं। जगदानंद सिंह के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपने बयान से तापमान बढ़ा दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आएगा, यानी संक्रांति के बाद खिचड़ी पकनी तय है। जब बीजेपी नीतीश कुमार जी के जेडीयू के हर मुद्दे से अलग अपनी राय रख रही है, तो फिर नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं वहाँ बीजेपी के साथ? जातीय जनगणना पर वही हाल है, विशेष राज्य के दर्जे पर वही हाल है, तो फिर नीतीश कुमार जी को अब सोचना चाहिए। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी के ऑफर का समर्थन किया। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू इन मुद्दों पर कभी भी समझौता नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना करवाने पर अडिग है। नेता लोग बिहार में हैं, वो केंद्र के दबाव में ना कुछ कहे, और कोई ऐसा भी बिहार के अंदर में बीजेपी और जेडीयू में कोई किसी प्रकार के खटास वाली बात है सो गलत है।
मैं जगताप बाबू का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के होते हुए भी कि हम विशेष राज्य के दर्जे पर और जातीय जनगणना में हम सरकार का समर्थन देंगे। ये उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। आरजेडी के जेडीयू को साथ आने का ऑफर दिए जाने से बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा आरजेडी नेताओं का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। आरजेडी सत्ता से बाहर होने पर परेशान है। बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी को अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लेना चाहिए। भारतीय जनता दल को यह एहसास हो गया है, विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत उसने लगाया, अब वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अब उनके ऊपर जो बिहार की जनता का विश्वास ही पैदा नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है कि अब इधर उधर ताक झाक करो। लेकिन नीतीश कुमार उतने कच्चे नहीं है व्यक्ति, वो बड़ा सोच समझ कर करके फैसला लेते हैं और काठ का हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। दरअसल बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल जातिगत जनगणना के मुद्दे को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में सवाल अहम है कि क्या एक बार फिर आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? खरमास के बाद क्या वाकई बिहार में खेला हो सकता है? हालांकि बीजेपी को भी विधानसभा के बजट सत्र से पहले कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। बिहार की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी निर्भर करता है। ऐसे में जातिगत जनगणना बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद सियासी खिचड़ी क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। और हम इंडिया के लोग में अभी वक्त एक ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने देवेंद्र फडणवीस को एक नोटिस जारी किया। इसमें देवेंद्र फडणवीस पर मुख्यमंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक्सिस बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप है। साथ ही एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने याचिका दायर की थी कि फडणवीस ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक्सिस बैंक को फायदा पहुंचाया। उन्होंने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस, जो एक्सिस बैंक में उच्च पद पर हैं, उनको फायदा पहुंचाते हुए देवेंद्र फडणवीस के अधीन आने वाले पुलिस कर्मचारी सहित अलग अलग राज्य सरकार के विभागों के खाते भी एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने के लिए पत्र जारी किया था। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की सारी दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया है। देवेंद्र फडणवीस ने 11/5/2017 को एक गृह विभाग से एक सर्कुलर निकाला। वो उनके पास में गृह खाता भी था मुख्यमंत्री के साथ रहते हुए, और उन्होंने उसमें जो पुलिस विभाग के अधिकारियों के तथा कर्मचारियों के जो वेतन खाते थे, जो अभी तक एसबीआई में चलते आ रहे थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में सभी को पता है, उनकी धर्मपत्नी वहाँ रहने के कारण वो सारा उन्होंने उनको लाभ देने के लिए, खुद को लाभ देने के लिए उन्होंने वो सारे खाते वहाँ पे ट्रांसफ़र किए, जिसको लेके मैंने याचिका डाली नागपुर हाईकोर्ट में, और 6/3/2020 को इसमें नोटिस भी इशू हुआ था। ये केस लगी थी हाईकोर्ट में, और इनका कोई जवाब नहीं आने के कारण देवेंद्र फडणवीस का उनको नोटिस री इशू हुआ है। उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक तथा एसबीआई को भी नोटिस इशू हुआ है। गृह विभाग का एक सर्कुलर है 11/5/2017 का। उसके अंतर्गत कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट्स अलग अलग नेशनलाइज बैंकों में जो थे, वो अकाउंट्स एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र कराए गए। और इसी तरीके से राज्य शासन का जो संजय गांधी निराधार योजना का जो अकाउंट है, जो लाभार्थियों के अकाउंट अलग अलग बैंकों के खातों में है नेशनलाइज बैंक में, उनमें पैसे डालने का काम भी महाराष्ट्र स्टेट का काम एक्सिस बैंक को दिया गया था। इस तरीके से एक्सिस बैंक को काफ़ी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने गए 2 साल में कोर्ट के सामने जवाब दाखिल नहीं किया, ये बात जानकारी में लाके दी। इसके ऊपर में डिटेल में पूरी सुनवाई हुई, जिस पर माननीय अदालत ने स्टेट गवर्नमेंट को 3 हफ्तों का समय दिया है रिप्लाई दाखिल करने के लिए, और माननीय कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इनको नोटिस जारी किया है कि ये अपना जवाब 4 हफ्तों के भीतर माननीय अदालत में दाखिल करें। और अब बात कोरोना के कहर की। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे, साथ ही ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा। राजधानी दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा, सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं मुंबई में कोरोना की चपेट में बड़ी संख्या में डॉक्टर और पुलिसकर्मी आ चुके हैं। देश के कई राज्यों में भी कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट के बीच पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। 24 घंटे में संक्रमण के 1,17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामलों के साथ साथ ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 465 मामले दर्ज किए गए। एम्स निदेशक कार्यालय में सभी कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। राजधानी में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। केवल जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं। आम दिनों के लिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना की रफ्तार अब बेलगाम हो चुकी है, जिसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर पाबंदियां और सख्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। इससे पहले आप तस्वीरें देखेंगे सरोजिनी नगर मार्केट की कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा शनिवार और रविवार को। ऐसे में मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन ये जो भीड़ है ये डराती है। भले ही लोग मार्केट में खरीदारी करने आए हों, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही है और जो ये ओड इवन के तहत दुकानें खुल रही हैं, आधी दुकानें बाजार में खुल रही, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है ये वाकई में डराती है। भले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू लागू हो, लेकिन वो बेअसर साबित हो रहा था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण के जो मामले बेतहाशा वृद्धि उनमें हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, ताकि कोरोना जल्द से जल्द इस देश से बाहर हो और कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह दुकानें अपने नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी। मॉल्स में भी दुकानें ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के 3 जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50% दुकानों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी। मैं तो देखो 2-4 चीजें बता सकता हूँ आपको। ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे या WHO ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। आज 31,498 एक्टिव पेशेंट हैं और हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 1091 है, मतलब लगभग 3% भी नहीं है। जब पिछली बारी 30,000 बेड ऑक्यूपाइड थे तो हमारे पास हॉस्पिटल में कम से कम 7,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। पहले के मुकाबले में 6 गुना या 7 गुना पेशेंट कम हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब उसको आप माइल्ड कहिए या नहीं कहिए, कहना ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं, पर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर वेव्स। देखिए, जो 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आपको कैपेसिटी आधा करने से और उसमें सबने मास्क नहीं लगाया तो वो ज़्यादा खतरनाक है रादर देन कैपेसिटी फुल करके सबने मास्क लगाया हो। हमने कहा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए मेट्रो में सिटिंग कैपेसिटी और बसेज में सिटिंग कैपेसिटी, हम स्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बस में टोटल कैपेसिटी 80 लोगों की होती है, सिटिंग होती है 32, तो हम कह रहे हैं 32 लोग आ सकते हैं
32 लोग अगर मास्क लगा के चलेंगे तो उसमें खतरा बहुत कम है, रादर देन के बिना मास्क के 10 लोग भी चलें। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे अधिक ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं। राज्य में जनवरी के तीसरे सप्ताह तक कोरोना के पीक पर पहुंचने की संभावना है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के 20 स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सूबे में पिछले 4 दिनों में अलग अलग अस्पतालों में कुछ 338 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मुंबई में अब तक 9000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 123 पुलिसकर्मी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में हालात और ज्यादा खराब हो चुका है। एक तो हमारा जो आज रिपोर्टिंग हो रहा है, कल शाम तक 6 बजे से आज शाम तक 6 बजे का रिपोर्ट है। आज भी जिस स्थिति से कोरोना या ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और अभी थर्ड वेव, 4 गुना पेशेंट रुग्ण पाए जा रहे हैं। आज भी राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी बालासाहब ठाकरे, इनको आज भी कोविड-19 कोरोना के कारण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें आज भी लग रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में आने जाने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोरोना वैक्सीन की करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई है। इसके अलावा बंगाल को 1500 से अधिक वेंटिलेटर, 9000 से अधिक नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कई राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। इसमें सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान शामिल हैं। साथ ही कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला विज्ञान मेला रद्द कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भी विदेश से आई 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स में 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दोनों फ्लाइट्स में 276 से ज्यादा यात्री सवार थे। इन सभी का एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 173 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। शेष 103 यात्रियों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अमृतसर एयरपोर्ट पर गुरुवार को भी रोम से आई चार्टर्ड फ्लाइट के 189 में से 125 यात्री पॉजिटिव मिले थे। अभी जो पेशेंट हमारे पास लोकनायक में भर्ती हैं वो दूसरे वेरिएंट के भी हैं, डेल्टा के भी हैं। उसमें से 4 पेशेंट ही हमारे पास अभी आईसीयू में हैं। 8 दिन में 10,000 से मामले 1 लाख से ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत तेजी से जो है संक्रमण फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पिछले 4-5 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। दिस इज़ ए बिग चैलेंज फॉर ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वी अब देखने को मिल रहा है कि अभी मामले और बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ता से लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 0.5 से स्टार्ट होकर कितना कम समय में ये 10% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी चलेगी। 15 से भी ऊपर आप देखिए कि पॉजिटिविटी टच कर रही है। इसका मतलब हो गया आने वाले टाइम में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें ज़्यादा केस मिलेंगे और जल्दी ही इसका पीक आएगा।
असम में 8 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है। केवल वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने की इजाजत हो। देखिए, डबल डोज इज नॉट द प्रोटेक्शन, बिकॉज डबल डोज लेने का बाद भी कोविड तो हो ही सकता है। सो हमारा जो टेस्टिंग है कि आप ओपीडी डॉक्टर आपको टच करने का पहले डॉक्टर तो आपको आपका तो देखेगा आपका स्टेटस क्या है, इसलिए नहीं तो डॉक्टर लोग बीमार हो जाएगा। और मेरा पास डॉक्टर कितना लोग हैं, सो इसलिए मेरा प्राइमरी कंसर्न है डॉक्टर लोगों को बचा के रखना। सो इसलिए आप डबल वैक्सीन लीजिए, 3 वैक्सीन लीजिए, डॉक्टर का सामने करने का पहले आपका तो RAT होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,228 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कई पाबंदियों पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दिल्ली की तरह ही कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि कल पार्टी कार्यालय में 3 पार्टी के वरिष्ठ नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कि शिव प्रताप शुक्ला जो कि बैठक के लिए लखनऊ आए हुए थे वो कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं और प्रदेश मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। इसके साथ ही 4 कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े फैसले लिए हैं और इस फैसले के तहत जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इसके अलावा जिम, मॉल और बाकायदे मार्केट को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो वीकली लॉकडाउन है वो अभी फिलहाल नहीं होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लगातार जो चुनाव आयोग है वो भी कड़े नियम बनाने जा रहा है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को घरों पर 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन का पैमाना 94% से बदलकर 93% किया गया है। आइसोलेशन के 7 दिनों की शुरुआत कोरोना के जांच रिपोर्ट आने के दिन से काउंट होगी। आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आए तो मरीज को 8वें दिन से कोरोना निगेटिव माना जाएगा। इसके लिए मरीज को कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा प्रमुख देश जिसने आइसोलेशन के दिन कम किए हैं। जाहिर है कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो लोगों को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल मुजफ्फरनगर के जड़ौदा में एक होटल में जावेद हबीब ने एक वर्कशॉप के जरिए हेयर स्टाइल के टिप्स दिए। जावेद हबीब ने बताया कि पानी न हो तो थूक से भी हेयर कट किया जा सकता है। ये बोलते हुए उन्होंने डेमो के रूप में कुर्सी पर बैठी एक महिला के सिर पर थूक दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। अब जावेद हबीब ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ऐसा करने से किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिल्ली और यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखकर जावेद हबीब के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हिंदू संगठनों ने भी हबीब की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया था। वहीं जिस महिला के साथ ये पूरी घटना घटी उसने मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर में जावेद हबीब के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही और जरूरी होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया और थूक के भी तुम काम चला सकते हो और मेरे थूक में दम है। देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। सही अपने पार्लर में बैठ के वीडियो बनाई अपनी और ये वीडियो अपलोड की है कि ये जावेद हबीब सर का असली चेहरा है, देखिए वो सेमिनार में ये टेक्निक सिखाते हैं। तो हम शिक्षा लेने गए थे वहाँ पर और शिक्षा के बदले देखिए मुझे क्या मिला है। तो आज एक सेमिनार हुआ है, शायद और सेमिनार में भी ऐसी बातें हुई हो। इतनी बड़ी हस्ती है, शायद किसी ने आवाज़ ना उठाई हो। यही कारण है। मैं ये चाहती हूँ सभी से, मेरी एक ही अपील है
कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और ये हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी। ये कल सोशल मीडिया में एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है किसी महिला पे थूक के उसके बाल वगैरह कट कर रहा है। संबंध में पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है, और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल चल रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के